जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप मन सबू मन स्वस्थ हवो और मस्त हवो। मोर प्रिय साथी मन, हमन पढ़त हन छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी और साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी ला भी पढ़त हन। को रिलेट करके पढ़त हन। पढ़ने के नजरिया थोड़ा अलग है, लेकिन एमा से तुमन ला बहुत ही हेल्प मिलही। अपन बौद्धिक विकास अपन मनस पटल में बेहतर तरीके से सारा चीज ला समझो सकत हो। ठीक है, आशा करत हूं और बात समझ में आत होगी। तो आज हम जैसे हमन पढ़े हैं कैसका, तो भारत के प्राकृतिक विभाजन, वैसे ही हम छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन का पढ़बो। ठीक है, तो चलिए अपनी सकारात्मकता के साथ अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो सकारात्मकता है या पॉजिटिविटी है वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि जीवन में समस्याओं का सामना करना अनिवार्य है, लेकिन उन्हें हल करना आपके अंदर की ताकत और सक्षमता का परिचय देती है। देखो, जितना आप परिपक्व होगे, जितनी भी परेशानी आपके सामने आएगी, आपकी परिपक्वता वही साबित हो पाएगी कि आप उसको कितनी अच्छी तरीके से हैंडल करते हो, कितने अच्छी तरीके से आप उसको अपने से दरकिनार करके किनारे करते हो। तो प्रॉपर अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अप एंड डाउन आते रहेंगे, ये जीवन का फलसफा है। तो परेशान नहीं होना है, पढ़ाई करना है। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि लास्ट टाइम हम पढ़े थे क्या, तो भारत का प्राकृतिक विभाजन, जो कि हम 6 भागों में जाना था। एनसीईआरटी के अनुसार एनसीईआरटी के अनुसार हम भारत को 6 प्राकृतिक भागों में बांटते हैं। लेकिन जो है व्यापम व्यापम की अगर बात करें तो हमें इसको आंसर लेना है 4। और ये 4 कौन सा है, तो पहले उत्तर में उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, तट एवं द्वीप समूह को एक साथ काउंट करना है, जो कि चौथा भाग बनता है। ये हम भारत में पढ़ रहे हैं। जो भारत वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो वहां पर स्विच करें और इसको जो है पढ़े, दोनों को कोरिलेट करके। ठीक है, तो चलो हम क्या करेंगे, भारत छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि जो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन है वो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अब ये क्या बात बोल दी है सर, बोलोगे? चलो हम समझ लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत जो है वो इस प्रकार से विद्यमान है। ठीक है, और हमारा छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। तो आइए, प्रायद्वीपीय भारत के बहुत सारे पर्वत श्रेणी है, बहुत सारे पर्वत श्रृंखला है, बहुत सारे प्राकृतिक भाग है, जो कि छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन को प्रभावित करते हैं, मतलब उसमें शामिल होते हैं। जैसे विंध्य पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगा कहाँ, तो विंध्य पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, भारत के मध्य में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जिसे हम कहते हैं, है ना, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। वैसे ही सतपुड़ा के घने जंगल, बड़े अनमने जंगल, वैसे ही छोटा नागपुर का पठार आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन विभक्त है। अगर हम छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन को विभक्त करें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन को 4 भागों में विभक्त किया गया है। आपको सबसे उत्तर में दिखाई दे रहा होगा सबसे ज्यादा वर्षा वन वाला क्षेत्र, या सबसे ज्यादा वर्षा होता है यहाँ, किसके तुलना में, तो बाकी आपके छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन के हिसाब से सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ होता है। और अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो कहाँ होता है, तो वहां होता है। अब ये कहाँ और वहां से आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं बताता हूँ। देखो मेरे प्रिय साथियों, पर मैं बात छेड़ा हूं तो उसको मैं बोल देता हूँ। ये जो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार वाला क्षेत्र है, यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा चुका है व्यापम की परीक्षा में कि सबसे ज्यादा औसत मतलब वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार वाला क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, नारायणपुर का क्षेत्र, जो कि आपका नारायणपुर के आपका अबूझमाड़ की पहाड़ियां, अबूझमाड़ की पहाड़ियों में जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र विशेष है, मतलब कि भौगोलिक क्षेत्र है जो कि काफी विस्तृत भाग में फैला हुआ है और यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। खैर, हम ये पढ़ने वाले नहीं थे, लेकिन जब बात आई तो मैं बता दिया। अब बात ये आती है मेरे प्रिय साथियों की, जो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है वो छत्तीसगढ़ के 16.16% भाग को घेरता है। मतलब 1 लाख, मतलब कितना था आपका, 1,35,135,192 छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्रफल का 16.16% भाग पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है। वैसे ही जसपुर सामरी पाट प्रदेश इस 1,35,192 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का 4.59% है। वैसे ही महानदी बेसिन, जहाँ छत्तीसगढ़ का पूरा अधिकतर भूस्थलाकृति यही देखने को मिलेगा, तो वो है भूस्थलाकृति बोलता हूँ मैं आपको, अधिकतर जो है आपका फसल और कृषि और मैदानी क्षेत्र जहाँ पर लोग निवास करते हैं मैक्सिमम, वो महानदी बेसिन है, जो कि 50.34% के साथ विद्यमान है। इसका कुल वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल देखेंगे तो 68,064 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तृत है। तीसरे नंबर में, सॉरी चौथे नंबर में आता है
तो दंडकारण्य का पठार, और दंडकारण्य का पठार जो है वो छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक भाग है, जो कि आपका विस्तृत है 28.91% के साथ। अगर हम इसमें ही तुलना कर ले कि सबसे बड़ा भाग और सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो आपको सीधा सीधा दिखाई देना है कि सबसे बड़ा भाग जो है वो महानदी बेसिन है, और सबसे छोटा भूस्थलाकृति जो है 4.59% के साथ वो आपका जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है। ठीक है, तो हम इसे समझ ले, क्या इतना ही सफिशियंट है क्या? नहीं, एक एक भू स्थलाकृतियों को हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो यहाँ जो है सारी डिटेलिंग्स लिखाई हो, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलो सबसे पहला भाग आता है वो है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, नहीं तो आपका कौन सा, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार की विशेषता की बात करें तो पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत और पठारीय क्षेत्र है, जो कि मुख्य रूप से गोंडवाना क्रम की चट्टानों के लिए जाना जाता है। यहीं से आपको अधिकतर कोयला देखने को मिलेगा। ठीक है, जो हसदो रामपुर बेसिन वाला भाग हो गया, साथ ही साथ अगर हम चांगबखा देवगढ़ की पहाड़ी वाला क्षेत्र देखें, वहां से हमें कोयला प्राप्त होता है, मतलब गोंडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ मिलती है। और इसमें जो है प्रमुख विशेषताओं में अगर बात करें कि ये पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है वो बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है। आप अगर मैप निकाले होंगे तो मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे प्रिय साथियों, जो मध्य प्रदेश का शहडोल है, शहडोल और डिंडोरी जिला है, उधर से जो आपका वहां से स्टार्ट होकर झारखंड के छोटा नागपुर के पठार के आपका पश्चिमी क्षेत्र तक के ये पूरा का पूरा बघेलखंड का पठार विस्तृत है। ठीक है, इसमें देवगढ़ की पहाड़ी, आपका सोनहट के पठार और सरगुजा बेसिन प्रमुख भाग है, जो कि हम आगे में पढ़ेंगे। अगर हम इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो आपका दिखेगा अक्षांश रेखा कौन सी होती है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये पृथ्वी है मान के चलो, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। और आपका इस प्रकार से विद्यमान रेखाएं जो कि लेटी लाइन है, लेटीट्यूड लाइन्स, ये इसे ही अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अब ये किस प्रकार से विद्यमान है मेरे साथियों, समझना है। तो 80 से 83, शॉर्टकट में याद रखो, 80 से 83 डिग्री तक के पूर्वी देशांतर तक के जो है क्या आपका क्या फैला हुआ है, तो इसका देशांतरी विस्तार किसका, तो पूर्वी बघेलखंड का। और आपका अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 से 24 याद रख सकते हो, 23 से 24। ठीक है, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और आपका उत्तरी अक्षांश आपका 23 डिग्री। ठीक है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, सॉरी 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। तो ये परफेक्ट आपका डाटा मिल गया कि 23 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 80 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर से लेकर 83 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर तक के विस्तृत है। शामिल जिले कौन कौन से हैं, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि मनेन्द्रगढ़ है, चिरमिरी भरतपुर है, कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, सरगुजा है, ये सभी जिले इसमें सम्मिलित है। ठीक है, अगर ये बात कर रहे हैं कि सामरी पाठ प्रदेश को छोड़ के, तो हम जसपुर सामरी पाठ प्रदेश को इसके बाद पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत कितने क्षेत्र आएंगे, उसको छोड़ के बलरामपुर वाला क्षेत्र छूट जाएगा, और सरगुजा में मैन पार्ट और जारंग पार्ट को छोड़ के जो नीचे में दिखाई दे रहा है सरगुजा का उत्तर पश्चिमी भाग जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, उसको छोड़ के पाठ प्रदेश के अंतर्गत आता है। 300 से 700 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर देखेंगे इसका ढाल की बात करें तो मैक्सिमम नदियां जो है वो इस प्रकार से बहती है, और सोन नदी अपवाह तंत्र में जाके मिल जाती है, जैसे बनास, गोपत, रिहंद, कन्हार नदी, ये सभी नदियां इसके अंतर्गत आती है, जो कि रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन है ना, और आपका इन सभी आपका हसदो नदी नीचे जाएगी, लेकिन आपका अधिकतर नदियां जो है उत्तर की ओर बहती है, तो उत्तर या उत्तर पश्चिमी ढाल इसका माना जा सकता है। ठीक है, तो क्या है इसका ढाल, माना जा सकता नहीं है, उत्तर पश्चिमी ढाल जो है इसका है। ठीक है, इस प्रकार से बहते हुए नदियां आपको दिखाई देंगी। क्लियर, आगे बढ़े, चलो जब आगे बढ़ते हैं तो इसका हम सॉरी इसका और भौतिक उपविभाजन कर सकते हैं। हमको किस प्रकार से उपविभाजन कर सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हो आप, सबसे पहले आपका कन्हार बेसिन, वहां देखो, वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कन्हार नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो पंडरा पाठ के बकोना चोटी से निकलती है, जो कि जसपुर जिले में स्थित है। ठीक है, जसपुर जिले में पंडरा पाठ के बकोना चोटी से कन्हार नदी निकलती है और कन्हार बेसिन का निर्माण करती है, जिसकी ऊंचाई 300 से 450 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगली बात करें रिहंद बेसिन की, तो रिहंद बेसिन आपको रिहंद नदी निकलते हुए दिखेगी, तो कहाँ से निकलेगी रिहंद नदी, तो सरगुजा जिला के छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकलेगी। यहाँ दिखाई देगा आपको, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकलेगी, तो यहाँ बीच में आ जाए, कहाँ देखिए लेखा मात्रे, ठीक है, इधर रख लेते हैं इसको। ठीक है,
तो आपका सरगुजा जिला के मतरिंगा पहाड़ी से निकलती है और रिहंद बेसिन का निर्माण करती है। ठीक है, और रिहंद बेसिन को हम सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी मुख्य रूप से कुछ भाग इसके विंध्याचल श्रृंखलाओं के अंतर्गत, विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में अंतर्गत आती है, जो कि हम कोरिया, सूरजपुर और आपका उत्तरी सरगुजा में इस प्रकार से पूरा का पूरा भाग चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत फैला हुआ दिखते हैं। जो ग्रे कलर का दिख रहा है ना एकदम लाइन, वो जो है चांग बखार देवगढ़ का एरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो 1033 मीटर का भाग जो है आपका कौन सा है, तो आपका देवगढ़ की पहाड़ी का। अगर इसमें आपको एक और बेसिन मिलेगा जिसको हम जानते हैं किस नाम से, तो इसके जस्ट आपका राइट साइड में दिखेगा देवसर की पहाड़ी। ये देवसर की पहाड़ी रिहंद नदी और गोपद नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है छत्तीसगढ़ में, तो आप हमें इसे याद रख सकते हैं। अधिकतर नदियां जो है वो सोन नदी में जाके मिल रही है, तो इस बेसिन को पूरा का पूरा क्या कह सकते हैं, तो सोन नदी बेसिन के अंतर्गत ये आता है। या सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है, तो सोन गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रहेगा इतना। ठीक है, एकदम क्लियर। ऐसे ही ऐसी प्रश्न पूछेगा सीधा सीधा। यहाँ देख सकते हो आप, ये चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये रिहंद बेसिन ये कन्हार नदी के द्वारा बनाया गया है, सरगुजा में सरगुजा बेसिन दिखाई दे रहा है, ये हसदो बेरामपुर बेसिन यानी हसदो नदी के द्वारा बनाया गया बेसिन दिखाई दे रहा है, जो कि देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है हसदो नदी। उसके बाद है सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन का अगर हम बात करें तो यहाँ की प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल है, जैसे सीता बेंगरा। तो सीता जी का जो इसको मतलब कहा जाता है, बेंगरा मतलब होता है रूम। अगर हम बात करें स्थानीय भाषा में तो बेंगरा मतलब होता है रूम, तो सीता जी का ये जो है रूम रहा है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो ये सीता बेंगरा में जो है आपका बेसिकली सबसे पुरानी नाट्यशाला रही है। उसके बाद है जोगी मारा की गुफा। जोगी मारा गुफा में जो है डांस होता था, वाला पिक्चर देखो ना आपका, भूल भुलैया, अमी जे तो माँ छिन छिन छिन, तुम्हें जी तो माँ छिन 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 वाला, अरे गाना गाता है ना अक्षय कुमार, है ना, गोटी कल्टी मार। तो वही जो आपका मूवी में जो दिखाया गया है कि देवदत्त और सुतनुका की कहानी यहाँ पर लिखी गई है, या जो है सचित्र वर्णन मिलता है यहाँ पर। कालिदास जी ने यही रामगढ़ की पहाड़ी मिलेगी, रामगढ़ की पहाड़ी में जो है क्या लिखा था, तो आपका मेघदूत नाम का जो है किताब लिखा था, जिसको मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़िया अनुवाद किया था इसका। ठीक है, फिर हसदेव रामपुर बेसिन मिलेगा, मनेनगढ़, पूर्वी पेंड्रा और उत्तरी कटघोरा वाले क्षेत्र में मैप निकालो, यहाँ पर हसदेव रामपुर बेसिन, यहाँ पर पूर्वी पेंड्रा मिलेगा, आपका कटघोरा मिलेगा और आपका मनेनगढ़ वाला क्षेत्र मिलेगा। यहाँ पर आपको हसदेव बेसिन दिखाई देगा, ये भी कोयले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोनभद्र का पठार जो आपका कोरिया जिले के पास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अपवाह तंत्र की बात करें तो सभी नदियों को बता दिए कि यहाँ की अपवाह तंत्र जो है वो उत्तर की दिशा में बहती है। मैक्सिमम नदी, रिहंद नदी, गोपल नदी, कन्हार नदी, ये सभी नदी जो है यहाँ पर, बनास नदी, ये सभी नदी यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये किसका भाग है, तो मैंने बताया था कि सोन गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। भूगर्भिक संरचना की बात करें तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट अगर यहाँ पर देखें तो सभी पार्ट जो है वो क्या मिलेंगे आपको, तो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जहां से कोयला भरपूर मात्रा में निकलता है। ठीक है, खनिज वाले पार्ट में भी इसको कवर करेंगे। ठीक है, और अगर ग्रेनाइट सॉरी आपका आर्कियन क्रम की चट्टान से बोले तो ग्रेनाइट का भी यहाँ उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद है मृदा और कृषि। लाल पीली मिट्टी यहाँ मिलेगी, लेटराइट भी मिलती है। मृदा के रूप में अगर यहाँ देखें तो लाल पीली मिट्टी मिलेगी और मोटे अनाज यहाँ पर बोए जाते हैं, साथ ही साथ धान की भी खेती की जाती है। ठीक है, कहाँ, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में। जलवायु की बात करें तो कर्क रेखा और मकर रेखा को समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखो मेरे प्रिय साथियों, कहाँ गए प्रॉब्लम, ये हमारा पृथ्वी है, ये ऊपर से 23.5 डिग्री में कहा गया आपका कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, इसके बीच से 0 डिग्री इक्वेटर, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो इसके बीच वाला भाग जो है, यहाँ जो है सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो आपका क्या कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और भारत इस प्रकार से विद्यमान है और छत्तीसगढ़ भारत में यहाँ पर है। तो यहाँ से अगर कर्क रेखा गुजरती है तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होगी। 125 से 150 सेंटीमीटर यहाँ क्या होता है, तो यहाँ पर होता है वर्षा। कोल, पंडो, कोरकू और आपका उरांव जनजाति यहाँ निवास करते हैं। कोल, पंडो, कोरकू और उरांव याद रखना है, कोल, पंडो, कोरकू और उरांव जनजाति यहाँ पर निवास करते हैं, जिसकी हम विविध जो है बातें जनजाति वाले सेगमेंट में करेंगे। तो आइए तो प्रश्न देखते हैं, इतना कम से कम आपको प्रॉपर याद रखना है। अब यहाँ से प्रश्न देखना, सिंपल सिंपल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है, तो कैमूर पर्वत श्रृंखला। देखो आपको देवगढ़ की चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी देख रहे हैं, नक्शा निकाले होंगे,
तो उसके बाजू में आपको कैमूर पर्वत श्रृंखला मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछने के कई बार पूछा गया है। तो कौन सा विंध्य श्रेणी का भाग है, तो कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है वो विंध्य पर्वत का भाग है, चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी के बाजू में। ठीक है, उसके बाद है चांग बखार पहाड़ी स्थित है कहाँ, कोरिया में है, बलरामपुर में है, जसपुर में है या सरगुजा में है। कहाँ है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, तो कहाँ है, तो आपका कोरिया में स्थित है। ठीक है, अभी क्या है इसको और क्या लिख सकते हैं, कोरिया ही तो लिखेंगे, कोरिया ही आंसर होगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया भाई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कोरिया। ठीक है, आंसर लग गया कोरिया। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें सूरजपुर और मनेरगढ़ चिरमिरी से जिले में भी लगा हुआ है इसका विस्तार। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला है रामगिरी की पहाड़ी है, इस पर्वत श्रृंखला का भाग है, किसका है रामगिरी की पहाड़ी, तो रामगिरी की पहाड़ी बेसिकली मेरे साथियों किसका है, तो पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो सतपुड़ा के घने जंगल का भाग है, लिखा हुआ सरगुजा जिले में स्थित है, आंसर लिखाया हुआ है साफ साफ। आगे बढ़े, किस जिले में सीता लेखनी की पहाड़ी स्थित है, किस जिले में सीता लेखनी की पहाड़ी स्थित है, फटाक से आंसर लगाओ, तो आपका सूरजपुर में। कहाँ पर है, तो सूरजपुर में आंसर दिया होगा, ये सूरजपुर में कौन सी जगह है, बलनारे। सीता लेखनी की पहाड़ी, स्थानीय लोग यहाँ पर मान्यता है कि लेखनी स्वयं माता सीता ने लिखा था, इसलिए इसको सीता लेखनी की पहाड़ी कहते हैं। यहाँ पर मंदिर जो है कुदुरगढ़ी मंदिर है और बागेश्वरी मंदिर है। रामनवमी और चैत्र कुंवर नवरात्रि के नवरात्रि के समय में यहाँ क्या लगता है, मेला लगता है, जाना घूमने के लिए। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ की किस भौतिक प्रदेश में आती है, तो किसके अंतर्गत आती है, सीधा सीधा आंसर लगाना है, बघेलखंड के अंतर्गत आती है। ठीक है, दिया होगा है ना, बघेलखंड आंसर लगाना है, ए आंसर होगा इसका। मैं लगा देता हूँ आंसर, किसके अंतर्गत आती है, तो बघेलखंड के अंतर्गत आती है। ठीक है, महानदी बेसिन है क्या, नहीं, दंडकारण्य नहीं है, दक्कन का पठार नहीं है। 1033 मीटर यहाँ क्या है, सबसे ऊंचाई है देवगढ़ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, जहां जहां पर आएंगे, जहां जहां पर पढ़ेंगे, सारी चीजों को ऊंची चोटी याद करते जाएंगे। देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र क्या है, तो बहुत अधिक वर्षा वाला, अधिक वर्षा वाला, मध्यम वर्षा वाला, तो क्या है, सबसे बहुत अधिक वर्षा वाला बताया था मैं शुरुआत में पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, वेरी हैवी रेन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वेरी अधिक वर्षा वाला मतलब है वेरी हैवी, आपका क्या, हैवी रेनफॉल वाला एरिया। ठीक है, देवगढ़ की उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में। ये वाला क्लास पढ़ के तो सब आसान लगा दिए होंगे आंसर, उत्तरी भाग, लड़का वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ की पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, मैकल। अरावली का कोई सा विभाग छत्तीसगढ़ में नहीं आता है। ठीक है, अरे अरे अरे, अरावली का कोई सा भाग नहीं आता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और मैकल जो है वो किसका भाग है, वो सतपुड़ा का ही भाग है। ठीक है, राजपीपला, महादेव और मैकल श्रेणी। विंध्याचल पर्वत का भाग कैमूर पर्वत श्रृंखला, बताया था आप लोगों को। ठीक है, चले आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगड़ा, बिल्कुल सही है। सांवरी पाठ, गौरलाटा, सांवरी पाठ में गौरलाटा, वेरी गुड। दल्हा पहाड़, कोरबा, जांजगीर चांपा में है दल्हा पहाड़, दल्हा पहाड़ वाला जो है ये गलत हो जाएगा, ये कहा है दल्हा पहाड़, तो जांजगीर चांपा। ठीक है, कन्हार नदी, बखोना चोटी, कन्हार नदी बखोना चोटी से निकलती है, बहुत बढ़िया, पढ़ा चुका हूँ। कौन सा बेसिन देवगढ़ तथा मेन छुई पहाड़ियों से है, इसका ऑप्शन है मिटल गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों के लिए प्रश्न है, छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ी स्थित है, प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, आप लोगों को आंसर देना है, प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, फिर इसकी डिटेलिंग अगले क्लास में करेंगे। तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है, कैसा लगा आप बताइएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।